अच्छा देखिए, चैप्टर नंबर 5 जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये इट्स अबाउट एंगल मॉड्यूलेशन। और एंगल मॉड्यूलेशन में फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों होते हैं। जब हम डेटा फेज में सेंड करते हैं या हम फ्रीक्वेंसी में सेंड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली हम डेटा एंगल में सेंड कर रहे हैं, क्योंकि एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेज एंड फ्रीक्वेंसी। इसीलिए फेज में डेटा जाए या फ्रीक्वेंसी में डेटा आप सेंड करें, मॉड्यूलेट करें, दे बोथ आर कॉल्ड एंगल मॉड्यूलेशन। अब एक पिक्टोरियल अगर हमें व्यू करना है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, डेटा एम्पलीट्यूड में जाता है। तो इसलिए अगर आप मॉड्यूलेशन में अगर 3 सिग्नल्स देखेंगे तो तीनों सिग्नल्स जो मॉड्यूलेट होके जा रहे हैं, कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होगा। एक में एम्पलीट्यूड कुछ है, एक में एम्पलीट्यूड कुछ है, एक में एम्पलीट्यूड कुछ है। दूसरा, अगर डेटा फेज में जा रहा होगा तो आपको कैरियर वेव्स में फेज में चेंज नजर आना चाहिए। एक में फेज डिफरेंट है, दूसरे में फेज डिफरेंट है, तीसरे में फेज डिफरेंट है। इट मींस ये 3 डिफरेंट कैरियर्स हैं और तीनों में डेटा फेज में जा रहा है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, फेज चेंज हो रहा है। इट मींस फेज मॉड्यूलेशन हो रही है। 3 डिफरेंट फेजेस वाले सिग्नल्स हैं और तीनों में डेटा फेज में जा रहा होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, फेज चेंज नहीं होता, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होती हैं। फॉर वन मैसेज देयर विल बी वन फ्रीक्वेंसी, या अगर हम अपनी आसानी के लिए समझें कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है अगर कैरियर में, तो इट मींस कि डेटा फ्रीक्वेंसी के अंदर जा रहा होगा। तो कैरियर का एम्पलीट्यूड अगर चेंज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, फेज चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, इट मींस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कैरियर का अगर फेज चेंज हो रहा है तो इट मींस डेटा फेज में जा रहा है, फेज मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज आ रहा है तो इट मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब एम्पलीट्यूड देखें, इन दोनों एम्पलीट्यूड में जब चेंज आता है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। फेज और फ्रीक्वेंसी में जब चेंज आता है तो पिक्टोरियली या फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमारी विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने उस फेज को अलग दिखाया है और फ्रीक्वेंसी को अलग दिखाया है कि फेज में चेंज आ रहा है और फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। लेकिन हम जब देखेंगे फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल को, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ऑसिलोस्कोप पे, सो यू विल फाइंड आउट कि फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जो सिग्नल्स होते हैं, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स होते हैं, उनमें देखने में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। यहाँ पे तो हमने फेज को अलग करके और फ्रीक्वेंसी को अलग करके दिखा दिया है, लेकिन जब हम ऑसिलोस्कोप पे देखते हैं, अगर एक फेज मॉड्यूलेशन हुई है और फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुई है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो उन दोनों में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। So, with few exceptions, phase modulation is used primarily in digital communication. Amplitude modulation हम एनालॉग ब्रॉडकास्टिंग में या रेडियो, एम रेडियोज होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। एफएम रेडियोज ब्रॉडकास्टिंग में, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है एनालॉग में, डिजिटल में प्राइमरीली यूज होती है। यानी फेज मॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिजिटल कम्युनिकेशन में। तो चैप्टर नंबर 5 में जो आज हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर हम इन दोनों को डिफरेंस तो देखेंगे, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फर्क क्या होता है, लेकिन इस चैप्टर में ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को। सो दिस इज अ कंपैरिजन, दिस इज अ कैरियर वेव, दिस इज मैसेज एम्प्टी। और जब आप चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है तो कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होता है। जब चैप्टर नंबर 5 में हम ये देखेंगे कि जब फेज मॉड्यूलेशन होती है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है तो चेंज क्या आता है कैरियर के अंदर। नाउ दिस इज द डिफरेंस वी हैव टू सी। अभी अगर आपको कोई ना बताए कि फेज मॉड्यूलेशन हुई है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुई है, तो आप इन दोनों सिग्नल्स को, पीएम और एफएम जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स हैं, इनमें आप ये देख के नहीं बता सकते कि ये सिग्नल ऊपर वाला फेज वाला है और नीचे वाला फ्रीक्वेंसी वाला है, या आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि विजुअली जब हम उसको ऑसिलोस्कोप पे देखते हैं तो हमें डिफरेंस ज्यादा नजर नहीं आ रहा होता है। सो ये कंपैरिजन है तीनों तरह की मॉड्यूलेशंस का। अब हम ये देखेंगे कि अगर मैसेज ऊपर वाला एम्प्टी है तो एफएम मॉड्यूलेशन में क्या चेंज नजर आएगा, या एफएम मॉड्यूलेशन कैसे हो रही होती है विजुअली। अभी मैं आपको इक्वेशन तो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ ही लेंगे, लेकिन अभी दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें देखना है। देखें, जब मैसेज चेंज होता है, मैसेज इंक्रीज होता है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। जब मैसेज की पीक वैल्यू मिलती है
तो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो जाती है। जब मैसेज डिक्रीज होने लगता है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होने लगती है। जब मैसेज नेगेटिव साइड पे चला जाता है, बिल्कुल सबसे लोएस्ट वैल्यू पे चला जाता है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे लो हो जाती है। फिर मैसेज इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। जब मैसेज की पीक वैल्यू आती है उसका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे मैसेज चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है। ये है एफएम मॉड्यूलेशन, विजुअली समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सिग्नल में क्या हो रहा है। अब आ जाइए पीएम मॉड्यूलेशन में। पीएम में सॉरी फेज मॉड्यूलेशन में। फेज मॉड्यूलेशन में जब सिग्नल का डेरिवेटिव चेंज होता है, यानी सिग्नल में रेट ऑफ चेंज आता है, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज आता है सिग्नल में, डेरिवेटिव ऑफ एमटी, सिग्नल में पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज आता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। पॉजिटिव चेंज आता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक, ये नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी में मैसेज में पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज आ रहा है। इसलिए जहां पे पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज आ रहा है, जब यहाँ पे सिग्नल पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, वहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। दूसरे साइड पे जब साइकिल में पीक से हम पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं मैसेज को, तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो फ्रीक्वेंसी सबसे लो होगी। तो पीएम में फ्रीक्वेंसी, कहने को ये फेज मॉड्यूलेशन है, लेकिन फेज मॉड्यूलेशन में मैसेज के रेट ऑफ चेंज के साथ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। मैसेज जहां रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है वहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जहां रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है वहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। एफएम में क्या होता है, जब मैसेज चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। मैसेज सबसे हाईएस्ट वैल्यू अचीव करता है, फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। मैसेज डिक्रीज करने लगता है, मैसेज नेगेटिव चला जाता है, फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट होती है। तो एफएम में मैसेज और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैसेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। फेज मॉड्यूलेशन में मैसेज के डेरिवेटिव के साथ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जब मैसेज में रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग। सो ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पीएम और एफएम में, ये विजुअल है कि एक्चुअली सिग्नल में देखने में क्या नजर आएगा आपको। इक्वेशन ऑब्वियसली वी हैव टू स्टडी कि इक्वेशन फेज मॉड्यूलेशन की और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। सो ये तो वो है जो मैंने आपको विजुअल डिफरेंस बता दिया कि विजुअली आपको पीएम और एफएम में क्या डिफरेंस नजर आता है। एक में रेट ऑफ चेंज के साथ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, एक में डायरेक्टली मैसेज के साथ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है। और एएम तो आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। अब सिंस फ्रीक्वेंसी एंड फेज दे बोथ आर पार्ट ऑफ एंगल, तो कैरियर सिग्नल जिसके अंदर मॉड्यूलेशन होगी, फेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन, हम उस कैरियर सिग्नल के एंगल को थीटा टी कहेंगे। सो ए कॉस थीटा में थीटा बराबर होता है ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट के। यानी ये जो एंगल है ये बेसिकली, इसमें फ्रीक्वेंसी भी है, इसमें फेज भी है, तो इन दोनों का एडिशन विल गिव अस एंगल। अब थीटा टी इज ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट। नाउ अगर आप इसका एंगल प्लॉट करें इसमें, तो ओमेगा सी टी को का अगर एंगल, इसका थीटा टी का अगर एंगल प्लॉट करें, इक्वेशन प्लॉट करें, ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट है, तो जब टी चेंज होगा थीटा टी चेंज होगा। सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उसमें हम टी की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, थीटा टी एंगल चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ओमेगा सी भी कांस्टेंट है, थीटा नॉट भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम ओमेगा सी की वैल्यू चेंज करना शुरू कर दें, यानी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, इस एंगल के अंदर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि ओमेगा आई इंस्टेंटेनियसली फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही होगी। अगर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है तो ये ओमेगा सी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये ओमेगा आई टी बन जाएगा, यानी इसमें भी चेंज आ रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, अगर मैं थीटा टी का रेट ऑफ चेंज निकालूं, ओमेगा सी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज का आंसर आपको ओमेगा सी ही मिल जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि डेरिवेटिव में t1 हो गया, थीटा नॉट 0 हो गया और हमें आंसर में ओमेगा सी मिल गया। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और ओमेगा सी की बजाय फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई है, तो रेट ऑफ चेंज से हमें जवाब ओमेगा सी नहीं मिलेगा, हमें लेफ्ट वाला जवाब मिलेगा ओमेगा आई टी। सो
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, एंगल के क्या दो कंपोनेंट्स हैं, ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट, दो कंपोनेंट्स हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, तो डायरेक्टली आंसर ओमेगा सी मिल जाएगा। और अगर ओमेगा सी चेंज हो रहा है, ओमेगा आई टी से फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो फिर एंगल का डेरिवेटिव लेने के बाद हमें डायरेक्टली ओमेगा आई टी मिलेगा। सो ये दो चीजें हैं जो हमें ये पता होनी चाहिए फेज मॉड्यूलेशन के लिए और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज बेसिकली इक्वल टू ओमेगा आई टी अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो फिर ये डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, बल्कि ये एक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही होती है, सो इट्स अ कर्व, इट्स एन इंक्रीजिंग कर्व, लिनियरली इंक्रीजिंग कर्व, जिसमें जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह से होती है लेकिन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है। सो लेकिन अप्रोक्सीमेशन अगर करेंगे आप, ओमेगा सी कांस्टेंट कर देंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन अगर ओमेगा सी चेंज हो रहा है तो फिर ये कर्व मिलता है। सो दिस इज द डिफरेंस कि एंगल में के दो कंपोनेंट्स हैं, फेज एंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एंगल के अंदर ही हम फेज मॉड्यूलेशन करते हैं, एंगल के अंदर ही हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं, इसलिए एंगल को समझना बहुत जरूरी है कि एंगल के दो पार्ट्स हैं, और एंगल का अगर हम रेट ऑफ चेंज ले लें तो हमें ओमेगा आई टी मिल जाता है अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, तो फिर ना स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, ये रेड वाली लाइन मिलेगी जिसमें फ्रीक्वेंसी के साथ साथ थीटा थीटा टी चेंज हो रहा होगा, और फिर टाइम भी चेंज हो रहा होगा इक्वेशन में, और ओमेगा आई भी चेंज हो रहा होगा, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, इट विल बी अ कर्व। और डेरिवेटिव ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा आई टी, डी थीटा ओवर डी टी विल बी ओमेगा आई टी। सो ये कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। हमें ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन करना है, इसलिए हमें एंगल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं अभी, कि थीटा टी ओमेगा आई टी में क्या रिलेशनशिप है। थीटा टी और ओमेगा आई टी में ये रिलेशनशिप है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल डी थीटा ओवर डी टी हमें ओमेगा आई टी देता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस रिलेशनशिप बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर दो चीजें आती हैं, दो मॉड्यूलेशन आती हैं, फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ले लेंगे तो ओमेगा आई टी मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और अगर हमें इस रिलेशनशिप से एंगल निकालना हो वापस, अगर हमें यहाँ से एंगल दोबारा वापस चाहिए हो तो हमें इंटीग्रल लेना पड़ेगा। जब दोनों साइड्स पर इंटीग्रल लेंगे तो थीटा टी बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटीग्रल ऑफ ओमेगा आई अल्फा डी अल्फा के। सो इट मीन्स कि ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं, ये दो, इफ यू हैव अंडरस्टूड द रिलेशनशिप कि थीटा और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप तो एंगल डेरिवेटिव का है और एक रिलेशनशिप इंटीग्रल का है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों को समझने के लिए। अगर आपको ये रिलेशनशिप याद हो गए हैं या आपने समझ लिए हैं, आपको पिछला ग्राफ समझ में आ गया, जो हमने पिछले ग्राफ की बात की थी वो आपको समझ में आ गया है, तो बेसिकली ये ग्राफ अगर समझ में आ गया डेरिवेटिव वाला, और ये दो रिलेशनशिप समझ में आ गए कि डेरिवेटिव से इंटीग्रल कैसा है, तो आपके लिए फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एंगल से ही क्या दो अच्छा। अब देखिए मैं आपको आगे जो है ना, मैं डायरेक्टली आपको, क्योंकि मैंने बताया फेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमें ज्यादा एक्सप्लोर करनी है, और पीएम का हमें सिर्फ रिलेशन, हमें पीएम फेज मॉड्यूलेशन इसलिए पढ़नी है ताकि हमें कंपैरिजन समझ में आए दोनों का। तो हमें इक्वेशंस तो पढ़नी है, मतलब हमें मॉड्यूलेशन की इक्वेशन पढ़नी है, लेकिन एफएम हम थोड़ा इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि एफएम कमर्शियली अभी यूज हो रहा है और इसकी एप्लीकेशन ज्यादा है इस वक्त एनालॉग के अंदर। पीएम फेज मॉड्यूलेशन अभी इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रही है ज्यादा एनालॉग में, और ज्यादा डिजिटल में इस्तेमाल हो रही है। डिजिटल हमने अपने कोर्स में ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन का अलग कोर्स होता है, हम ज्यादातर टेक्निक्स वो डिस्कस कर रहे हैं जो एनालॉग में इस्तेमाल होती हैं। सो अगर हम कंपेयर करें फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को, सो जब मैसेज चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल।
जब मैसेज चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी में डेविएशन आती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ये हो गया एफएम मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में क्या होना चाहिए? फेज डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एमटी। जब मैसेज चेंज होता है तो फेज में चेंज आता है, फेज में चेंजेस आ रही होती हैं। ये डिफरेंस है एफएम और पीएम में, जो मैंने आपको बता दिया है कि जब फेज में चेंज आएगा तो मैसेज के साथ साथ तो फेज मॉड्यूलेशन होगी, जब फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा मैसेज के साथ साथ तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगी। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि ये टेक्निकली तो ये साउंड है, टेक्निकल तो ये बात सही है, लेकिन देखने में जब आप देखोगे सिग्नल को, ये मैंने पहली स्लाइड में बता दिया था, देखने में किसी में भी फेज का चेंज नहीं आ रहा, देखने में दोनों में फ्रीक्वेंसी का ही चेंज आ रहा है, एफएम में भी और पीएम में भी। सिर्फ ये जो हम बाय डेफिनेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि मैसेज के साथ अगर फेज चेंज हो रहा है तो फेज मॉड्यूलेशन, मैसेज के साथ अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बट विजुअली मैंने आपको ये पहले बता दिया कि जब आप सिग्नल को देखते हो तो पीएम के अंदर भी फेज का ही चेंज आता है, पीएम के अंदर भी फ्रीक्वेंसी का ही चेंज आता है। दोनों में, पीएम और एफएम में, दोनों में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है। लेकिन टेक्निकली यस, बाय डेफिनेशन जब मैसेज चेंज होगा तो फेज भी चेंज होगा और इसको हम फेज मॉड्यूलेशन कहेंगे। थियोरेटिकली बात सही है, लेकिन विजुअली देखने में दोनों में फ्रीक्वेंसी का ही चेंज आ रहा होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइज इम्यूनिटी बहुत सुपीरियर है, ऑलमोस्ट है ही नहीं, नॉइज का इसमें इशू ही नहीं है, इसलिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज बेटर देन पीएम एंड एएम। एफएम के अंदर इम्यूनिटी, पीएम के अंदर नॉइज आती है, और एफएम एएम से तो डेफिनेटली बेहतर है पीएम, लेकिन एफएम से बेहतर नहीं है। एफएम इज सुपीरियर देन एएम एंड पीएम बोथ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पीएम से भी बेहतर है और एएम यानी फेज मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दोनों से बेहतर है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एसएनआर अच्छा है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छा है, ऑब्वियसली जब नॉइज नहीं होगी तो एसएनआर तो अच्छा होगा। पीएम का एसएनआर, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इतना अच्छा नहीं है जितना एफएम में है। एफएम हम अब कमर्शियली यूज कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट रेडियो में। एफएम रेडियोस मैंने आपको बता दी रेडियो स्टेशन होते हैं, और बैंड यूज करते हैं 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज का। फेज मॉड्यूलेशन इसका ज्यादा यूज नहीं हो रहा कमर्शियली, और कुछ मोबाइल रेडियो सर्विसेज होती हैं जो मोबाइल के में अगर आप कुछ कुछ मैसेजेस हैं या कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जहां पे पीएम इस्तेमाल होता है, पीएम कमर्शियली इस्तेमाल नहीं हो रहा। अच्छा, जिस तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती है म्यू, अगर याद हो आपको, मैंने एक पूरा टॉपिक करवाया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, म्यू। इसी तरह से एफएम और पीएम में भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती है बीटा, जिससे हम डिसाइड करते हैं मॉड्यूलेशन कितनी होगी, मतलब पूरी ज्यादा होगी, मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूलेशन का प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं कितने % मॉड्यूलेशन हो रही है। तो अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफएम और पीएम दोनों में बीटा कहलाती है, बीटा के साथ अगर एफएम लिखा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और बीटा के साथ अगर पीएम लिखा हुआ है तो इट मींस मॉड्यूलेशन इंडेक्स इस्तेमाल हो रही है पीएम के लिए, फेज मॉड्यूलेशन के लिए। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफएम में मैसेज और फ्रीक्वेंसी दोनों के प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी, मैसेज इंक्रीज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स में भी चेंज आएगा, ज्यादा चेंज आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और पीएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ मैसेज पे प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी से नहीं होती है। एफएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स मैसेज और मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दोनों के प्रोपोर्शनल, इन दोनों में चेंज आएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स में चेंज आएगा। लेकिन पीएम के मॉड्यूलेशन इंडेक्स के अंदर सिर्फ जब मैसेज में चेंज आएगा तो इसकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स में चेंज आएगा। ये हो गया कंपैरिजन एफएम और पीएम का। ऑब्वियसली एफएम ज्यादा सुपीरियर है, नॉइज नहीं है इसके अंदर और कमर्शियली इस्तेमाल हो रही है ये, सो इट्स बेटर। फेज मॉड्यूलेशन में नॉइज के इश्यूज हैं, फेज मॉड्यूलेशन की इस्तेमाल नहीं होती, और फेज मॉड्यूलेशन का जो हार्डवेयर होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फेज मॉड्यूलेशन के जो हार्डवेयर की वो ज्यादा होती है। एक वजह ये भी है इस्तेमाल ना होने की कि पीएम का जो हार्डवेयर है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, सो इसलिए इसको ज्यादातर डिजिटल में इस्तेमाल किया जाता है, एनालॉग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो नाउ लेट्स सी द इक्वेशन फॉर पीएम। अब हम डायरेक्टली इक्वेशन करेंगे और इक्वेशन से
हम देखेंगे कि पीएम यानी फेज मॉड्यूलेशन की कैसे होती है और मैथमेटिकली मॉड्यूलेशन की इक्वेशन क्या है। सो थीटा टी एंगल, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एंगल वाला, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए फेज मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझने के लिए। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल के, और थीटा टी अगर आप निकालेंगे इससे तो वो इंटीग्रल के बराबर है। थीटा एंगल खुद किसके बराबर है, ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट के। तो हर चीज एंगल में डिफाइन हुई हुई है, फ्रीक्वेंसी भी एंगल में डिफाइन हुई हुई है, फेज भी एंगल में डिफाइन हुआ हुआ है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि फेज मॉड्यूलेशन होती कैसे। सबसे पहले, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि मैसेज, अगर मैसेज किस में भेजना है हमें, फेज में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैसेज किस में भेज सकते हैं, एम्पलीट्यूड में। फेज मॉड्यूलेशन में मैसेज किस में भेजेंगे, फेज में। तो बाय डेफिनेशन मैसेज किस में जाके ऐड हो जाना चाहिए, ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट में जाके ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फेज में जा रहा है। जब भी मैसेज फेज में जाएगा यानी फेज मॉड्यूलेशन होगी, फेज में जाएगा, तो मैसेज डायरेक्टली किस में जाके ऐड होगा, थीटा में जाके ऐड होगा, क्योंकि थीटा में फेज भी ऐड हुआ है। सो थीटा ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट के आगे हम केपीएमटी यानी मैसेज को ऐड कर देंगे। अच्छा, जब भी आप मॉड्यूलेशन करेंगे, चाहे फेज मॉड्यूलेशन चाहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, डायरेक्टली मैसेज कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा, साथ में उसके एक कांस्टेंट भी लगाएंगे जो कि मॉड्यूलेशन कांस्टेंट होता है, और फेज मॉड्यूलेशन में वो कांस्टेंट कहलाता है केपी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ये कांस्टेंट कहलाता है के एफ। तो मैसेज डायरेक्टली ऐड नहीं करते कभी भी, जैसे फेज में हमें मैसेज ऐड करना था, क्योंकि मैसेज किस में जाएगा, फेज में जाएगा, तो हम डायरेक्टली एम्प्टी ऐड नहीं करेंगे, हम उसके साथ उसका एक कांस्टेंट भी ऐड करेंगे जिसको केपी कहते हैं। ये कांस्टेंट सेंसिटिविटी कांस्टेंट कहलाता है, फेज डेविएशन कांस्टेंट कहलाता है, और ये हमेशा मॉड्यूलेशन में मैसेज के साथ लगता है, मैसेज डायरेक्टली हम ऐड नहीं करते। तो ये हमने फेज मॉड्यूलेशन के लिए मैसेज किस में ऐड कर दिया, फेज के अंदर ऐड कर दिया। अब अपनी आसानी के लिए फॉर आवर कन्वीनियंस हम थीटा नॉट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जब हमने 0 किया तो नया थीटा टी बन गया ओमेगा सी टी प्लस केपीएमटी। तो फेज मॉड्यूलेशन की इक्वेशन क्या हो गई, फाई पी एम टी क्या हो गई, ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस केपीएमटी, यानी ओमेगा सी टी में हमने सिर्फ केपीएमटी ऐड कर दिया है। तो मैसेज डायरेक्टली किस में जा रहा है, कॉस के फेज में जा रहा है, ओमेगा सी टी के साथ फेज ऐड होता है। तो हमने डायरेक्टली, क्योंकि फेज मॉड्यूलेशन करनी है, मैसेज को फेज में भेजना है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज को इसमें फेज में ऐड करा दिया। ये इक्वेशन बता रही है हमें फेज मॉड्यूलेशन। दिस इक्वेशन इज फॉर फेज मॉड्यूलेशन। इसमें मैसेज मॉड्यूलेट हो गया है किसमें, फेज के अंदर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि ये फेज मॉड्यूलेशन की इक्वेशन है। जिस तरह से एएम की इक्वेशन क्या होती है, एम अगर आपको फाई ए एम टी करना होता है तो उसमें आप वो जो इक्वेशन फाई की फॉर्म में लिखते थे पूरा, वो आप लिख देते हैं, फाई ए एम टी की इक्वेशन पूरी लिख देते हैं, ए कॉस ओमेगा सी टी, कैरियर भी ऐड होता है उसमें, और फिर म्यू एम टी कॉस ओमेगा सी टी, पूरी इक्वेशन आती थी। इसी तरह से पीएम की फेज मॉड्यूलेशन की इक्वेशन है ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस के पी एम टी, और मैसेज डायरेक्टली फेज में जा रहा है। अच्छा, अब हमें देखना है कि फेज में तो जा रहा है मैसेज, लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ा है सिग्नल की, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑलमोस्ट क्लोजली रिलेटेड है, बिल्कुल एक जैसी है, मतलब सिमिलैरिटी बहुत है दोनों में। और मैंने आपको सबसे पहले, जब मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई थी, तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि पीएम और एफएम में देखने में ज्यादा फर्क कुछ भी नजर नहीं आता, कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, दे लुक सेम। तो इसीलिए हमें चेक करना पड़ता है कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आया है। तो हमने इक्वेशन तो बना ली पीएम की, लेकिन साथ में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आ रहा है। तो ये इक्वेशन मैंने आपसे कहा था डेरिवेटिव वाली, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी हम थीटा टी का डेरिवेटिव लेते हैं या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल निकालते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, ओमेगा ओमेगा आई टी। तो अगर मैं इस, ये जो थीटा टी है, नया थीटा टी है, फेज मॉड्यूलेशन का जो थीटा टी है, ये पूरी टर्म थीटा टी की टर्म है, ये जो ऊपर लिखी हुई है, इसमें थीटा नॉट 0 हुआ है। इस पूरी टर्म का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा सी प्लस के पी कॉन्स्टेंट एज इट इज, और जब हम डेरिवेटिव लेंगे मैसेज का तो यहाँ पे डी एम ओवर डी टी आ जाएगा।
और डी थीटा और डी टी किसके बराबर होता है? ओमेगा आई टी। मैंने आपको पहली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन मैंने आपसे कहा था कि आपको ये याद रखनी है, ताकि आप मॉड्यूलेशन में ये डेरिवेटिव वाली इक्वेशन बहुत इस्तेमाल होगी। तो हमने जब एंगल का मॉड्यूलेशन, एंगल का डेरिवेटिव लिया तो ओमेगा सी प्लस के पी टी एम टी ओवर डी टी आ गया, और ओमेगा आई टी डी थीटा ओवर डी टी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो अब अगर हम मैसेज में देखें कि इस फेज मॉड्यूलेशन में जब मैसेज फेज में जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आ रहा होगा? फ्रीक्वेंसी बराबर होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैसेज के, ओमेगा सी प्लस के पी डेरिवेटिव ऑफ एम टी ओवर डी टी, डी एम टी ओवर डी टी। तो जब जब मैसेज का डेरिवेटिव चेंज होगा फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, और मैसेज के डेरिवेटिव को हम एम टी उसके ऊपर डॉट लगा के भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ऊपर इसके डॉट लगाया हुआ है मैसेज के, इट मींस कि मैसेज का डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो जब जब मैसेज का डेरिवेटिव चेंज होगा क्या चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और यही चीज मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड में आपको दिखाई थी, और मैंने आपसे कहा था कि जब मैसेज का डेरिवेटिव चेंज होता है तो फेज मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, चैप्टर नंबर 5 में पीएम हो चाहे एफएम हो, एक तो होगा इसका मॉड्यूलेशन का की इक्वेशन, एक तो आपको वो पता होनी चाहिए। फेज मॉड्यूलेशन में मैसेज फेज में जाएगा, वो तो हो गई इसकी इक्वेशन। और दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा वो भी आपको निकालना है। जैसे अभी हमने पीएम के अंदर हमने दो चीजें निकाली, कि हमने पीएम की इक्वेशन भी निकाली और हमने पीएम की फ्रीक्वेंसी भी देखी कि फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आ रहा होगा। तो फेज मॉड्यूलेशन हो गई, इसमें भी इक्वेशन अलग निकलेगी और फ्रीक्वेंसी के बारे में फिर हम अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसी तरह से एफएम में भी हमें इक्वेशन अलग लिखनी होगी और फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन हमें अलग लिखनी होगी। तो दोनों मॉड्यूलेशन में हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो इक्वेशन और एक उसकी फ्रीक्वेंसी। सो फेज मॉड्यूलेशन में इक्वेशन तो ये है, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस के पी डेरिवेटिव ऑफ एम टी आएगा। जब भी मैसेज का डेरिवेटिव चेंज होगा फ्रीक्वेंसी चेंज होगी सिग्नल की। ये फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा होगा, किसमें? फेज मॉड्यूलेशन में। और इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन ये कहती है कि मैसेज को फेज में भेजना है। तो इक्वेशन देखकर आप डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते मैसेज। ये पूरी इक्वेशन अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसकी प्लॉटिंग क्या करनी है। हम फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन देख के प्लॉटिंग कर सकते हैं कि जब जब मैसेज चेंज हो रहा हो हम इक्वेशन की फ्रीक्वेंसी, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें। तो यही काम आपको मैंने सबसे पहली वाली स्लाइड में दिखाया था कि जब जब मैसेज का डेरिवेटिव चेंज होगा फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, किसमें? पीएम में। सो प्लीज डोंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इक्वेशन ऑन द सिग्नल डायरेक्टली, ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए हमने जब ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे तो आपको कोई फेज में चेंज नजर नहीं आएगा, आपको फ्रीक्वेंसी में ही चेंज नजर आएगा, पीएम के अंदर भी। पीएम में एक्चुअली फेज चेंज नजर आना चाहिए, लेकिन वहां पे भी फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो रही होती है। सो दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द अदर एस्पेक्ट जो कि हमें देखना होता है। सो ये तो हो गई फेज मॉड्यूलेशन। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अब लेट्स सी, ये तो हो गया पीएम मॉड्यूलेशन। लेट्स सी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा। देखिए, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है फेज मॉड्यूलेशन में मैसेज फेज में जा रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मैसेज फ्रीक्वेंसी में जाएगा। दिस इज बाय द लॉजिक। सो मैसेज में, मैसेज अगर फ्रीक्वेंसी में जाएगा तो हम उसे मैसेज टू किस में ऐड कराएंगे? फ्रीक्वेंसी में। कैरियर की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम ओमेगा सी कहते हैं। तो नई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कैरियर की? ओमेगा सी प्लस के एफ एम टी। मैंने आपको बताया था मैसेज डायरेक्टली ऐड नहीं करते, उसका सेंसिटिविटी कांस्टेंट साथ में लगाते हैं मॉड्यूलेशन में। सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मैसेज विल बी एडेड इन द कैरियर फ्रीक्वेंसी, एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम मैसेज ऐड करेंगे तो न्यू फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा सी प्लस के एफ एम टी। ये तो हमने फ्रीक्वेंसी में ऐड करा दी। अब कैरियर में एक्चुअली क्या होता है? थीटा टी होता है। कैरियर में ए कॉस थीटा होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉस के आगे उसका एंगल लगता है थीटा। और अगर थीटा हमें लेकर आना है तो मैंने सबसे पहले आपको दो रिलेशनशिप बताई थी कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी से या फ्रीक्वेंसी से थीटा लाने का तरीका होता है कि आप उसका इंटीग्रल लें। तो अभी हम क्या करेंगे,
हम इस इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल ले लेंगे। जब हम इस इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल लेंगे तो बेसिकली ओमेगा सी बन जाएगा ओमेगा सी टी इंटीग्रल के बाद, और के एफ, ये एफ इसका है, यहाँ पे आना था इसको, के एफ कॉन्स्टेंट होगा, इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा जाके मैसेज पे, इंटीग्रल ऑफ एम अल्फा डी अल्फा, क्योंकि हमें मैसेज पता नहीं इसमें क्या वैल्यू जा रही है तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो थीटा टी कैसे मिला हमें? हमने ओमेगा आई का इंटीग्रल ले लिया, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि इंटीग्रल और डेरिवेटिव वाले दो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने फ्रीक्वेंसी से थीटा निकाला और थीटा को हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया? कॉस के अंदर। सो ये इक्वेशन बन गई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की इक्वेशन। अब अगर मैं दोनों कंपेयर करूं, फेज मॉड्यूलेशन की इक्वेशन को और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की इक्वेशन को, सो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। एक में मैसेज जा रहा है, इक्वेशन की बात हो रही है प्लीज, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दी है। एफएम के अंदर मैसेज चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली चेंज होती है। मैसेज डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, मैसेज इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ये हो रहा है एफएम में। और पीएम में मैंने आपको बता दिया है कि जब मैसेज का डेरिवेटिव इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मैसेज का डेरिवेटिव डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ये तो मैंने आपको दोनों के फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस बता दिया। अब हम देखेंगे मैसेज, इन दोनों की इक्वेशंस में क्या फर्क है। पीएम में मैसेज डायरेक्टली एंगल में जा रहा है, एफएम में मैसेज का इंटीग्रल एंगल में जा रहा है। ये थीटा एंगल है जिसमें हमने इसको लिखा हुआ है। तो एफएम में मैसेज का इंटीग्रल जाता है एंगल के अंदर, और पीएम में मैसेज डायरेक्टली जाता है एंगल के अंदर। ये डिफरेंस है दोनों की इक्वेशंस में। एक में मैसेज डायरेक्टली एंगल में ऐड हुआ है और एक में मैसेज का इंटीग्रल ऐड हुआ है। ये दोनों की इक्वेशन में डिफरेंस है, और फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिए। तो जब हम एफएम और पीएम को कंपेयर करते हैं तो हम एक तो उनकी इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, एक में मैसेज डायरेक्टली जा रहा है, एक में मैसेज का इंटीग्रल जा रहा है, और हम साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज को भी कंपेयर करते हैं। तो देख लें यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, एफएम पीएम दोनों के फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज है और दोनों के एंगल्स में क्या चेंज है, क्योंकि दोनों मॉड्यूलेशंस किस में हो रही हैं? एंगल में ही हो रही हैं। चाहे फेज मॉड्यूलेशन हो वो भी हम थीटा टी के अंदर ही भेज रहे हैं, चाहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो वो भी हम थीटा टी में ही भेज रहे हैं। जब फेज मॉड्यूलेशन हो रही है तो मैसेज डायरेक्टली एंगल में जा रहा है, जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रही है तो मैसेज का इंटीग्रल एंगल में जा रहा है। ये दोनों के एंगल्स में फर्क है। फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है? एक की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव है पीएम में, एफएम में फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज के। तो ये दोनों डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ये ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दोनों में डिफरेंसेस अगर आपसे पूछे जाएं, या आपसे अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लिया जाए, इंटीग्रल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है मैसेज का या उसका क्या पर्पस है, तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रल और डेरिवेटिव और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताए हैं, एंगल्स में क्या चेंज होते हैं दोनों मॉड्यूलेशंस में, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होते हैं दोनों मॉड्यूलेशंस में, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बेसिक डिफरेंस इसी स्लाइड में, ये जो पूरा दिया हुआ डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एफएम एंड पीएम, एंड यू कैन सी दे बोथ आर वेरी सिमिलर। एक में इंटीग्रल है, एक में डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। और देखने में भी विजुअली भी एफएम और पीएम में कोई आपको ऑलमोस्ट डिफरेंस कोई देख के डायरेक्टली नहीं बता सकता कि ये पीएम हो रहा है कि एफएम हो रहा है। एएम देख के आप बता सकते हैं, क्योंकि मैसेज का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होता है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रही है। लेकिन पीएम और एफएम को देख के कोई नहीं बता सकता कि ये मॉड्यूलेशन कौन सी हो रही है। सही। अच्छा, अब अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो वैसे तो सारा मटेरियल अवेलेबल होगा, लेकिन हमने एक मटेरियल को एक टेबल में लिख दिया है, सारे टेबल में देखें। और मैंने आपको बताया था कि पीएम हमने सिर्फ इक्वेशंस के लिए पढ़ना है और पीएम को हमें सिर्फ कंपैरिजन के लिए पढ़ना है कि एफएम और पीएम में क्या फर्क होता है। लेकिन फ्रॉम दिस स्लाइड ऑनवर्ड, इस स्लाइड के बाद हमें बेसिकली एफएम पे ज्यादा एम्फसाइज करना है। तो ये जो हैंडआउट बनाया है ये पूरा एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। कैरियर सिग्नल होता है एसी कॉस ओमेगा सिटी, फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा 2 पाई एफसी, मैसेज जा रहा है कॉस ओमेगा एमटी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, यानी इस मैसेज की फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफएम,
ये 2 पॉइंट चीजें आपको नहीं पता, ये नहीं है स्लाइड में, 2-3 पॉइंट्स। सेंसिटिविटी कांस्टेंट या डेविएशन सेंसिटिविटी केएफ होता है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन ये आपको नहीं पता, ये नई चीज है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन यानी कितना चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, वो होता है डेल्टा एफ। और डेल्टा एफ बराबर होता है के एफ सेंसिटिविटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एम मैक्स माइनस एम मिन डिवाइड बाय 2 इंटू 2 पाई। लास्ट स्लाइड से क्या मतलब अदीब? इस हैंडआउट के अंदर फ्रीक्वेंसी डेविएशन नया है आपके लिए एक टर्म। फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमें इस्तेमाल करनी है आगे एफएम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बनाने में। और केएफ सेंसिटिविटी डेविएशन ये मैंने आपको बता दिया, मैसेज के साथ ये कांस्टेंट इस्तेमाल होता है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये 3 चीजें हैं जो कि दीज आर न्यू वेरिएबल्स फॉर यू, जो कि हम एफएम में इस्तेमाल करेंगे। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसके बराबर होता है? डेल्टा एफ अपॉन एफएम। डेल्टा एफ मैंने ऊपर फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिफाइन किया हुआ है। अगर तो ऑन कैंपस पेपर हुआ तो ये आपको पेपर के पीछे ये सारे फॉर्मूले गिवन होंगे, और अगर ऑनलाइन पेपर हुआ तो उसमें भी ये स्लाइड में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको पेपर में देखने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी गिवन है, कांस्टेंट भी गिवन है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला भी गिवन है, डेल्टा एफ अपॉन एफएम। फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई जिसको हमने कहा था, उसको हम एफ आई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं हम। सो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ सी। कैरियर फ्रीक्वेंसी में हमने क्या ऐड कर दिया? मैसेज ऐड कर दिया। मैसेज को इन्होंने किसके बराबर लिया? ए एम कॉस ओमेगा एम टी। यानी जहां पे आपने पिछली स्लाइड में मैसेज लिखा था, एम टी लिखा था, यहाँ पे एम टी लिखा था, यहाँ पे उन्होंने कॉस ओमेगा एम लिख दिया। सो नई फ्रीक्वेंसी जो आ गई है, नई फ्रीक्वेंसी जो आ गई है, उसमें के एफ के साथ मैसेज लिखा हुआ है पूरा, ए एम कॉस ओमेगा एम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रल एम अल्फा डी अल्फा। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको इस इक्वेशन में बताया हुआ है। तो ये जो टेबल है ये बेसिकली समरी है जो कुछ आप पढ़ कर आए हुए। इसमें ये चीजें 3 नई हैं, डेविएशन कांस्टेंट क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, और केएफ क्या होता है। इसको हमें इस्तेमाल करना होगा। फ्रीक्वेंसी डेविएशन ये बताती है कि जब मॉड्यूलेशन हो रही है, मैसेज चेंज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होगी। मैसेज बहुत ज्यादा चेंज होगा तो डेविएशन ज्यादा होगी, क्योंकि आपको बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैसेज में सिर्फ 2 या 3 चेंजेस आ रही हैं, लेट से 0 से 1 हो गया मैसेज, 1 से 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, या मैसेज -1 से 1 2 लेवल्स में चेंज हो रहा है। अगर मैसेज के ज्यादा लेवल्स में चेंज नहीं आ रहा तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी ज्यादा नहीं होगी। अगर मैसेज में बहुत चेंज आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी ज्यादा होगी। मैसेज में हमें चेंजेस फ्रीक्वेंसीज में हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैसेज और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है एफएम में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। जब मैसेज चेंज होता है फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। सो यू विल गेट दिस हैंड आउट। अदरवाइज अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो उसमें भी आप डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूले देख सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे टेबल में सारे फॉर्मूले डाल दिए इन्होंने। अच्छा, एफएम और पीएम, क्योंकि एफएम और पीएम में दोनों में मैसेज कहाँ जा रहा होता है? एंगल में जा रहा होता है, एंगल में, या तो इंटीग्रल या फिर डायरेक्ट। दोनों फॉर्मूले देख लो, एक में मैसेज इंटीग्रल में जा रहा है एंगल में, और एक में डायरेक्टली जा रहा है। तो जा किस में रहा है? कोसाइन में ही जा रहा है, एंगल में ही जा रहा है, चाहे एफएम हो चाहे पीएम हो। इसलिए पावर कहां से निकलती है कोसाइन सिग्नल की? हमेशा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो चाहे एफएम हो चाहे पीएम हो, दोनों की एवरेज पावर ए स्क्वायर अपॉन 2 होगी, नो मैटर व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन 2 होगी, क्योंकि मैसेज कोसाइन के अंदर जा रहा है और कोसाइन सिग्नल्स की पावर हमेशा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके निकाली जाती है। सो दिस विल बी द आंसर। अच्छा, अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक शुरू में सबसे पहली स्लाइड में, आप फिर देख लें। जब मैसेज चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी एफएम में क्या होगा? मैसेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। मैसेज इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। जब मैसेज जितनी देर पॉजिटिव है, इंक्रीज होने के बाद पॉजिटिव है, इस साइड पे ये पॉजिटिव, मैसेज फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फिर मैसेज नेगेटिव हुआ, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। फिर मैसेज इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव हुआ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। तो एफएम के अंदर जैसे जैसे मैसेज आपका चेंज हो रहा है, पॉजिटिव है,
तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इंक्रीज हो रही है उसके हिसाब से। और जब जब मैसेज डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। ये एफएम में हो रहा है। पीएम में क्या होता है, मैसेज के डेरिवेटिव के साथ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ कि मैसेज के डेरिवेटिव के साथ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और ये मैंने आपको इक्वेशंस भी बता दी थी कि पीएम में मैसेज के डेरिवेटिव के साथ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है पीएम के अंदर। तो जब मैसेज का डेरिवेटिव चेंज होगा, इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। मैसेज का डेरिवेटिव डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ये मैंने आपको 2-3 दफा बता दिया है कि पीएम के अंदर बेसिकली मैसेज के डेरिवेटिव के साथ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो ये ट्रायंगुलर सिग्नल है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया। इंक्रीजिंग लाइन है तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, डिक्रीजिंग लाइन है रेट ऑफ चेंज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज के लिए यू विल हैव अ कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू, और नेगेटिव चेंज के लिए यू विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू। तो रेट ऑफ चेंज निकाल लिया। अब रेट ऑफ चेंज के लिहाज से पीएम में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो पहले हमने रेट ऑफ चेंज निकाला, और फिर रेट ऑफ चेंज जहां पॉजिटिव है यू विल हैव हाई फ्रीक्वेंसी, जहां रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है यू विल हैव लो फ्रीक्वेंसी। सो पीएम में रेट ऑफ चेंज के साथ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर हम दोनों फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को देखें, एक एफएम का सिग्नल है, एक पीएम का, अगेन यू विल नॉट बी एबल टू टेल कि ये कौन सी मॉड्यूलेशन हो रही है, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी बहुत है, दोनों में एंगल में चेंज आ रहा है, दोनों में फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। सो यू विल नॉट बी एबल टू टेल मच कि एफएम कौन सा है और पीएम कौन सा है। सो ये जो न्यूमेरिकल जो यहाँ पे कैलकुलेशंस हुई हुई हैं, यू डोंट नीड टू डू दिस। मैंने सिर्फ आपको विजुअल जो कंपैरिजन है वो आपको करके बता दिए। सो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम नैरो बैंड एफएम करेंगे, क्योंकि हमने एफएम को ही एक्सप्लोर करना है। और एफएम का जो ट्रांसमीटर होता है, जो कि रेडियो ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होता है, वो ब्रॉड जो वाइड बैंड है या ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज या वाइड बैंड इस्तेमाल करता है। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही होती हैं, क्योंकि मैसेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 2 लेवल्स हैं मैसेज के, तो आपको 2 फ्रीक्वेंसीज चाहिए। लेकिन जो रेगुलर स्पीच होती है, जब आप रेडियो पे देखते हैं, सॉन्ग्स भी आ रहे होते हैं और एड्स भी आ रहे होते हैं, और मैसेज कॉन्स्टेंटली उसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं। जो ब्रॉडकास्टिंग में मैसेज होता है एम्प्टी होता है, तो उस चेंजेस के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपको फ्रीक्वेंसी भी बार बार चेंज करनी पड़ेंगी, एंड यू विल नीड अ वाइड बैंड। आपको एक बड़ा बैंड चाहिए होगा फ्रीक्वेंसी के लिए। सो एफएम का ट्रांसमीटर बनाना, टू मेक एन एफएम ट्रांसमीटर, उसके लिए आपको वाइड बैंड चाहिए होता है, और वाइड बैंड डायरेक्टली नहीं बनता। पहले हम नैरो बैंड ट्रांसमीटर बनाते हैं, नैरो बैंड मॉड्यूलेशन करते हैं, उससे फिर हम वाइड बैंड बनाते हैं। तो अब हमें इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में ये 2 फ्रीक्वेंसीज की टाइप्स पढ़नी है, नैरो बैंड और वाइड बैंड। वाइड नैरो बैंड पढ़ेंगे तो नैरो बैंड से वाइड बैंड ट्रांसमीटर बनेगा, एफएम ट्रांसमीटर। तो हमारा जो पर्पस है इस चैप्टर में वो ये है कि हम वाइड बैंड ट्रांसमीटर किसी तरह से उसका न्यूमेरिकल भी समझ लें और ट्रांसमीटर बना लें। अब चैप्टर नंबर 5 की जो स्लाइड्स हैं, ये जो कंटेंट है, वो थोड़ा